Hello students, in the last lecture we have completed the topic of the burden of proof. हमारे सेक्शन 120 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर हम पहले करेंगे चैप्टर नंबर 9। इससे पहले जो चैप्टर नंबर 8 है विच टॉक्स अबाउट द एस्टोपल, सेक्शन 121, 122 एंड 123, इसको हम लास्ट में टच करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 के बारे में। चैप्टर नंबर 9 डील्स विद द विटनेसेस कि कौन सा विटनेस कॉम्पिटेंट है, कौन कोर्ट में आके गवाही दे सकता है, कौन गवाही नहीं दे सकता, राइट। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। इट स्टार्ट्स विद सेक्शन 124 ऑनवर्ड्स। हम सेक्शन 124 को रीड करते हैं। 124 डील्स विद हु मे टेस्टिफाई, कौन टेस्टिफाई कर सकता है। सेक्शन 124 डील्स विद द कॉम्पिटेंसी ऑफ द विटनेस कि कौन सा विटनेस कॉम्पिटेंट है। एक दो टर्म्स होती हैं, एक होगी कॉम्पिटेंसी, एक होगी रिलायबिलिटी, राइट। जो कॉम्पिटेंसी है, कॉम्पिटेंसी इज क्रिएशन ऑफ लॉ, कि आपको जो लॉ बताएगा, जो आपको सेक्शन 124 बताएगा कि कौन से विटनेसेस कॉम्पिटेंट है। ठीक है, ये तो है क्रिएशन ऑफ द लॉ। एंड अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें, इट इज द क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट विच द कोर्ट डिसाइड्स। हर केस की अलग अलग, हर विटनेस की अलग अलग रिलायबिलिटी होती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, कोई इंटरेस्टेड विटनेस है तो वहां पे हमारा रूल ऑफ प्रोडाइस खड़ा हो जाता है कि उसकी रिलायबिलिटी एज सच मेयर इंटरेस्टेड विटनेस की इतनी नहीं होती एज कंपेयर टू द इंटरेस्टेड विटनेस। तो जो हमारी रिलायबिलिटी है, इट इट टोटली डील्स विद द फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट विच इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, राइट। सो अभी हम बात करते हैं सेक्शन 124 विच टॉक्स अबाउट द कॉम्पिटेंसी। ऑल पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। इट मीन्स कि सारे पर्सन क्या है, कॉम्पिटेंट विटनेस हैं। रिलायबिलिटी को हम रूल्स हम लिख नहीं सकते थे, बिकॉज हर विटनेस को अप्रिशिएट करने का अलग एक तरीका होता है। केस टू केस, विटनेस टू विटनेस वो चीजें वेरी करती हैं। तो इट कांट बी रिटन ऑन लेटर्स, राइट। इट कांट बी रिटन इन वर्ड्स एंड लेटर्स, बट हम कॉम्पिटेंसी को लिख सकते हैं। क्या कहते हैं भी, ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्ट। हर एक विटनेस क्या है, कॉम्पिटेंट है, अनलेस द कोर्ट कंसीडर्स डेट। अभी दो पैरामीटर्स बता रहे हैं कि अगर ये दो पैरामीटर्स को कोई विटनेस फुलफिल कर रहा है, देन ही इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। That they are prevented from understanding the question put to them. It means कि उस पर्सन को, अगर किसी पर्सन को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो ही इज नॉट कॉम्पिटेंट विटनेस। और फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस, कि अगर वो पर्सन रैशनल आंसर्स नहीं दे पा रहा तो आप उस पर्सन को कॉम्पिटेंट विटनेस आप नहीं कहोगे। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी विटनेस से पूछा गया कि आप कहाँ रहते हो, इफ ही सेइंग कि मैं तो मास में रहता हूँ, कि रैशनल आंसर नहीं दे रहा कि मैं तो अर्थ में रहता हूँ, राइट। तो वो रैशनल आंसर नहीं है, तो आप उस विटनेस को आप कॉम्पिटेंट नहीं कहोगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि ऑल पर्सन आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। ठीक है। दो पैरामीटर्स क्या हैं, एक तो उन्हें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, सेकंड थिंग इज कि वो रैशनल आंसर्स दे सकें बाय टेंडर एज। चाहे अगर उनकी उम्र छोटी है तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। ठीक है, अनलेस कि उन्हें क्वेश्चन एंड आंसर वो समझ के दे रहे हैं। एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिसीज, वेदर ऑफ बॉडी और माइंड और एनी अदर कॉज ऑफ द सेम काइंड, राइट। तो अगर इन जो ये पॉइंट्स बता रहे हैं कि बाय टेंडर एज या एक्सट्रीम एज, कि इन्हीं कारणों की वजह से कोई भी पर्सन इनकम्पिटेंट विटनेस हम उसको नहीं कहेंगे, हम उसे कॉम्पिटेंट ही कहेंगे अब अनलेस कि उसे दो चीजें समझ में आ रही हो, क्वेश्चन एंड आंसर्स जो वो देगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, अब
पर्सन ऑफ साउंड माइंड इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। अगर कोई पर्सन इन साउंड माइंड का है, अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, यहाँ पे पहले वर्ड यूज था लुनाटिक इंडियन एविडेंस एक्ट में, अभी वर्ड चेंज करके अनसाउंड माइंड को यूज कर दिया गया है कि इसे हम इनकॉम्पिटेंट हम उसे नहीं कहेंगे अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड गिविंग रैशनल पर्सन टू हिम। इट मीन्स कि अगर वो थोड़ा सा अनसाउंड माइंड का है बट वो क्वेश्चन और आंसर्स समझ के दे सकता है, आंसर्स रैशनल आंसर्स को दे सकता है, देन ही इज ऑल्सो अ कॉम्पिटेंट विटनेस। अभी बात उठती है चाइल्ड विटनेस के बारे में कि जो चाइल्ड विटनेसेस होते हैं, एक कोर्ट के सामने क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो चाइल्ड विटनेसेस होते हैं, आप चाइल्ड विटनेस को कभी भी आप ऑन ओथ आप उसे ओथ नहीं दिलवाते अनलाइक जो दूसरे ऑर्डिनरी विटनेसेस होते हैं, राइट। और ना ही आप कोई एफिडेविट वगैरह माइनर से देते हो, या फिर मैं चाइल्ड या माइनर की बात कर रहा हूँ कि आप इन लोगों से कोई भी ऐसा चीज आप नहीं लेते, ना ही आप ओथ लेते हो अंडर द ऑफिशियल अंडर द ओथ एक्ट 1969, ठीक है। ना आप कोई ओथ ले रहे हो, ना आप एफिडेविट ले रहे हो, तो हाउ कैन यू से कि वो चाइल्ड, वो जो 10 साल का या 12 साल का लड़का है या लड़की है, कि वो कॉम्पिटेंट विटनेस है, आप उसे कैसे कह सकते हो। तो ये चीज अराइज हुई, तो इन द केस, ये चीज अराइज हुई थी इन द केस ऑफ घेवर राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2001, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर। तो इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि आपको कोई ओथ दिलवाने की कोई जरूरत नहीं है चाइल्ड को, बिकॉज हम जो हमारा ओथ एक्ट है 1969 का, वो साफ साफ मना करता है कि आप किसी भी माइनर पर्सन को जिसकी एज 18 से कम है, आप उसको ओथ नहीं दिलवाओगे, ठीक है। तो बात है भी कॉम्पिटेंसी की, तो कहते हैं आप सिर्फ टेंडर एज या आप सिर्फ माइनर दे के आप उसकी कॉम्पिटेंसी को जज नहीं कर सकते। जो टेस्ट सेक्शन 124 of the BSc, which was earlier section 118 of the Indian Evidence Act, जो टेस्ट वहां पे लिखा गया है, जो दो पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, अगर वो फुलफिल हो रहे हैं दो, तो फिर वो चाइल्ड क्या होगा, कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, वो कोर्ट में एविडेंस दे सकता है, राइट। तो एक चीज और राइज हुई कि जो चाइल्ड विटनेस है, जो वो चाइल्ड विटनेस है, तो उससे कहा गया कि जो क्या वो सब्सटेंटिव विटनेस है, क्या उसकी वैल्यू को हम एज एन इंडिपेंडेंट विटनेस का दर्जा दे सकते हैं। बिकॉज द कोर्ट में ना, एक सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शांतप्पा में कहा था, इट वाज द केस लॉ ऑफ 2009 सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा था कि नो डाउट कि चाइल्ड क्या है, कॉम्पिटेंट विटनेस तो है, बट ही इज अ डेंजरस विटनेस। क्यों? बिकॉज जो भी एक चाइल्ड होता है, आप चाइल्ड को कैसे भी उसे मोल्ड कर सकते हो। कोई भी जो कोई भी पर्सन जिसका उस चाइल्ड के ऊपर चार्ज है, उसे कैसे भी उसका एविडेंस को टेम्पर कर सकता है या उसे ट्यूटर कर सकता है, क्या उसके अंदर वो वर्ड्स डाल सकता है जो वो चाइल्ड विटनेस से कहलवाना चाहता है, ठीक है जी। तो कोर्ट ने कहा कि जब भी आपके पास चाइल्ड विटनेस आए, तो आपको रूल ऑफ प्रूडेंस को स्टार्ट कर देना है और आपको और कोरोबरेटिंग एविडेंस भी लेने हैं, राइट। और एक चीज इन्होंने और कही थी कि जो चाइल्ड विटनेस है, जो एक बच्चा होता है, जो कोई 10 साल का चाहे 12 साल का भी है, ही लिव्स इन हिज इमेजिनरी लाइफ, कि वो अपने ही ख्यालों में रहता है। और कई बार ऐसा देखा भी गया कि चाइल्ड अपनी ही कोई स्टोरी बना देते हैं। तो आपको जब भी चाइल्ड विटनेस आ जाए, तो आपको कोर्ट को क्या देखना है, सबसे पहले इसको अकेले में बुला के उसे देखना है कि क्या वो चाइल्ड के ऊपर कोई कोर्जन थ्रेट वगैरह तो नहीं है, कोई इसके ऊपर कोई इंड्यूसमेंट वगैरह तो नहीं है, जहाँ पे लगे कि वो पर्सन वॉलेंटरली बोल रहा है, ठीक है।
तो देन ओनली कोर्ट उसका एविडेंस रिकॉर्ड करवाएगा, राइट। बट कभी भी किसी भी जजमेंट को एक सिर्फ चाइल्ड विटनेस के ऊपर बेस नहीं करेगा, राइट। उसे दूसरे एविडेंसेस भी लाने होंगे, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड द चाइल्ड इज अ डेंजरस विटनेस, राइट। तो मैंने केस बताया था आपको, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शांतप्पा, 2009 सुप्रीम कोर्ट। एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ जाफर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इट इज अ केस ऑफ 2003 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बताया गया था, इट इज साउंड रूल इन प्रैक्टिस नॉट टू एक्ट ऑन अनकोरोबोरेटेड एविडेंस ऑफ चाइल्ड वेदर sworn or unsworn. This is rule of prudence, not of law. A child is dangerous witness. Its evidence could be put up with a caution, कि इसके एविडेंस को आप क्वेश्चन के साथ ही रिकॉर्ड में दर्ज करवाओगे, राइट। तो ये था हमारा सेक्शन 124 विच डील्स विद द कॉम्पिटेंसी ऑफ द विटनेस। नेक्स्ट सेक्शन 125। सेक्शन 125 बात करता है कि ऐसे पर्सन विच आर अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, जो बोल के नहीं बता सकते। पहले 2013 से पहले क्या था, इस सेक्शन का नाम था डम विटनेसेस। जो विटनेसेस डम है, तो आप उनका एविडेंस रिकॉर्ड कैसे करोगे, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करवाओगे। तो अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया था 2013 के बाद, विटनेसेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, कि जो अनेबल टू कम्युनिकेट हैं, जो बोल के नहीं बता सकते, आप उसका एविडेंस कैसे रिकॉर्ड करोगे। पहले हम सेक्शन रीड करते हैं। अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक, अनेबल टू स्पीक फॉर एग्जांपल, या बायोलॉजिकली, कि वो शुरू से गूंगा है या वो बोल नहीं सकता, ठीक है जी। या रिलीजियसली, कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कोई जैनिज्म में वगैरह में या किसी और धर्म में, या किसी और धर्म में शायद, या कोई धर्म ना भी हो, कि वहां पे व्रत वगैरह रखते हैं और फास्ट वगैरह रखते हैं, कि मैं भी इतने दिनों तक मैं भी बोलूंगा नहीं। तो अगर कोई ऐसी सिनेरियो है, तो वो भी इसके अंदर फॉल होगा, ठीक है। अनेबल टू स्पीक may give his evidence in any other manner in which he may make it इंटेंजिबल। इट मीन्स कि चाहे वो लिख के बता दे, चाहे कोई इशारा करके बता दे, चाहे कोई अपने कंडक्ट से बता दे, राइट, एज बाय राइटिंग और बाय साइंस, बट सच राइटिंग मस्ट बी रिटन एंड साइन मेड इन ओपन कोर्ट एंड एविडेंस तो गिवन शैल बी डीम्ड टू बी एन ओरल एविडेंस। इट मीन्स कि जहाँ पे कोई, फॉर एग्जांपल, अगर मैं अनेबल टू स्पीक हूँ, एंड इफ आई एम गिविंग एन एनी एविडेंस, फॉर एग्जांपल मैं टीआईपी दे रहा हूँ, कि मैं बता रहा हूँ कि इस पर्सन ने ऑफेंस किया था, ये मैं बोल के नहीं बता रहा, मैंने सिर्फ अपना इशारा किया, तो कोर्ट वहां लिखेगी कि विटनेस विटनेस सागर गर्ग हैज प्रेजेंट इन द कोर्ट and he has given the sign or pointed his finger towards the accused person when he was asked। जब उनसे पूछा गया भी इनमें से कौन एक्यूज है, तो उन्होंने उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर एक इशारा किया, तो ये चीजें लिखी जाएंगी, राइट। तो इस जो लिखा गया, इसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं कहेंगे, इसको मेरा क्या कहेंगे, ओरल एविडेंस ही कहेंगे, राइट। प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट इफ द विटनेस अनेबल टू स्पीक वर्बली, तो कोर्ट क्या करेगा, द कोर्ट शैल टेक द असिस्टेंस ऑफ द इंटरप्रेटर और द स्पेशल एडुकेटर। तो वर्ड यहाँ पर क्या है, शैल है, कि आपको इंटरप्रेटर और स्पेशल एडुकेटर को बुलाना है, कि उनके मौजूदगी में ही आप उनका एविडेंस लोगे, ठीक है, ताकि ये चीज पता की जाए कि असल में वो इंसान कहना क्या चाह रहा है। इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट एंड सच स्टेटमेंट शैल बी वीडियोग्राफी, उस स्टेटमेंट को आप वीडियोग्राफी आप करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि अगर वो आपका उसका एविडेंस अगर अपील में जाना हुआ या आगे आगे यूज करना हुआ,
तो हमारे पास एक वीडियो होगी, तो पूरा सिनेरियो हमें पता होगा कि वो उंगल किसकी तरफ कर रहा है, वो फिंगर किसकी तरफ कर रहा है, राइट। सेक्शन 125। नेक्स्ट इज सेक्शन 126। सेक्शन 126 बात करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एज विटनेसेस इन सर्टेन केसेस। इन्होंने क्या कहा कि हस्बैंड एंड वाइफ क्या होंगे, एक कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे। इन ऑल सिविल प्रोसीडिंग्स द पार्टीज टू द सूट, द हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ, फॉर एग्जांपल ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी ए वर्सेस पार्टी बी है, ठीक है जी। तो जो इसका स्पाउस है, जो इसकी वाइफ है, वो जो इसका हस्बैंड है, वो क्या होंगे, कॉम्पिटेंट विटनेस होंगी, वो भी गवाही दे सकते हैं। सेम सबसेक्शन 2 में लिखा है, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी पर्सन, हस्बैंड और द वाइफ ऑफ द सच पर्सन शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस। ऐसा क्यों लिखा गया है, ये कहना क्या चाहते हैं, ये एक डाउट को, एक कंफ्यूजन को ये खत्म कर रहे हैं कि पहले क्या था, एंशियंट लॉ में क्या था, हस्बैंड एंड वाइफ को सिंगल यूनिट माना जाता था, इन्हें एक ही माना जाता था। तो ये कहा जाता था कि एक तो जो दूसरा स्पाउस है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ वाइफ ने किसी के खिलाफ कोई केस किया एक्स, तो जो इसका स्पाउस है वो एविडेंस नहीं दे सकता, ही इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस एज पर द एंशियंट लॉ। बट हमारा इंडियन लॉ या हमारा बीएसए क्या कहता है, हमारा बीएसए इन दोनों को सेपरेट सेपरेट आइडेंटिटी मानता है, इनको ज्वाइंट या सिंगल यूनिट इनको नहीं मानता है, राइट। तो ये क्या है, कॉम्पिटेंट विटनेस है, दो दे आर द इंटरेस्टेड विटनेस, नो डाउट। बट हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा ये चैप्टर है वो क्या बात करता है, कॉम्पिटेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, नॉट द रिलायबिलिटी। चाहे ये इसका इंटरेस्टेड विटनेस है, चाहे ये इसके फेवर में ही बात करेगा, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी के बारे में कि हस्बैंड या कोई भी स्पाउस एक दूसरी दूसरी पार्टी का क्या होता है, कॉम्पिटेंट विटनेस होता है, राइट। इसके साथ आपको सेक्शन 128 को रीड करना है। सेक्शन 128 डील करता है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के बारे में, कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन हुई, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, वो एक साथ रहते हैं, ठीक है, एक कमरे में रहते हैं, एक घर में एक साथ रहते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, जो भी बातचीत है, डेली की बातचीत है, वो एक दूसरे से साझा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड कुछ बता रहा है कि मैंने कुछ, मुझसे कुछ ऑफेंस हो गया, मुझसे आज गाड़ी से कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उसने अपने वाइफ को बताया, तो अगर हम वाइफ को अलाउ कर दें कि आप एविडेंस दे सकते हो, फिर अगर वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ एविडेंस दे दिया, तो क्या हो जाएगा, उनकी शादी टूट जाएगी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि लो फेवर्स द मैरिज, लो फेवर्स द मैरिज। अगर हम बात करें एज अ सेक्शन 128, इट डील्स विद प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशंस प्रिविलेज्ड है। इट मीन्स एज ए जनरल रूल कोर्ट किसी भी विटनेस को बुला सकता है और उसे कह सकता है भी आप एविडेंस दो, ठीक है, आप अपना एविडेंस दो। ये है हमारा जनरल रूल। बट कुछ चीजें ऐसी हैं पब्लिक पॉलिसी की वजह से कि कोर्ट उस विटनेस को कंपेल नहीं कर सकता कि आप जवाब दो, उसी को हम क्या कहते हैं कि उसे प्रिविलेज है, उस विटनेस को प्रिविलेज है। तो इसको हम, जो ये टॉपिक है प्रिविलेज कम्युनिकेशन का, इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक चीज होगी कि कोर्ट उसे कंपेल कर ही नहीं सकता, बट अगर दूसरी पार्टी खुद आनी चाहे अपनी मर्जी के साथ, तो वो आ सकती है, मीन्स कि जहाँ उसकी खुद की विल है या विश है, तो वो आ सकती है। एक होगी नॉट परमिटेड, कि जहाँ ये ऐसा एविडेंस आप दे ही नहीं सकते,
कोर्ट लेगा भी नहीं और आप दे भी नहीं सकते। अगर आप दे भी रहे हो तो उसको हम एडमिसिबल नहीं मानेंगे, राइट। एक अगर नोट कंपेल्ड, आप कोर्ट कंपेल नहीं करेगा, और बट आप आके दे सकते हो अपनी मर्जी से। यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलती, बिकॉज वी आर इन्वोकिंग द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है जी। तो अभी हम सेक्शन 128 को बात करते हैं। नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड, चाहे कोई, चलो हम अग्री करते हैं। इट मीन्स कि कोई पर्सन जो शादीशुदा है या था, शैल बी शैल बी कवर्ड, उसे कंपेल नहीं किया जाएगा टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज बाय एनी पर्सन टू whom ही इज और हैज बीन मैरिज। इट मीन्स कि कोई भी कम्युनिकेशन जो एक मैरिज के दौरान की गई है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो भी कम्युनिकेशन साझा हुए हैं, शेयर हुए हैं, आप कोर्ट उसे कंपेल नहीं कर सकता। ठीक है जी। आगे पढ़े। नोर शैल ही बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन। इट मीन्स कि जहां हम कंपेल भी नहीं कर रहे, और आपको लो परमिट भी नहीं कर रहा कि आप अपनी मर्जी से भी नहीं आ सकते। तो इट मीन्स कि यहाँ पे वर्ड दोनों यूज हैं, कि कोर्ट कंपेल भी नहीं कर सकता और आप परमिटेड भी नहीं हो कि आप एविडेंस दे सको। ठीक है जी। उस उस चीज के बारे जो मैरिज के दौरान कोई कम्युनिकेशन आपके बीच, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हुई है। अगर कोई कम्युनिकेशन डिवोर्स के बाद हुई है तो वो सेक्शन 128 उसके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है जी। और कहाँ कहाँ नहीं लगेगा? अगर हस्बैंड ने या वाइफ ने एक दूसरे को कंसेंट दे दी भी, आप दे सकते हो, तो दूसरी पार्टी दूसरी पार्टी दे सकती है। सेकंड पॉइंट है कि अगर फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ को मारता था, क्रूरल्टी का केस डाल दिया अंडर सेक्शन 85 बीएनएस, विच वॉज बिफोर 498 ए आईपीसी। क्रूरल्टी का केस डाल दिया या कोई डिवोर्स का केस डाल दिया, तो अगर हम ये मना कर दें कि जो इन दोनों के बीच में कोई कोई कम्युनिकेशन वगैरह हुई, क्या वो अब बात कर दें, तो इट इज वेरी अनजस्ट टू द अदर पार्टी। सो इट मीन्स कि जहाँ पे इन दोनों के बीच में, पार्टीज के बीच में ही कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, तो दूसरी पार्टी दे सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड ने अब वाइफ को फोन करके एक्सेप्ट कर ले भी, जो मैंने तुम्हारे ऊपर क्रूरटी की थी, मैं उसके लिए मैं भी माफी मांगता हूँ। तो जो ये कन्फेशन हो गया, अगर हम सेक्शन 122 128 अप्लाई करें तो वो तो अलाउड नहीं करता, वो ना कोर्ट को कंपेल कर, ना ही कोर्ट कंपेल कर सकता है, ना ही पार्टी को परमिटेड है कि वो कोर्ट में एविडेंस दे सके। बट जो उसके दो एक्सेप्शंस हैं, कंसेंट और पार्टीज के बीच में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो दूसरी पार्टी आके एविडेंस दे सकती है, राइट। अभी एक फेमस ना इसके ऊपर एक लैंडमार्क केस आया था, MC वर्गीज वर्सेस PJ पोन्नन, 1970 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के क्या फैक्ट्स थे, अगर मैं आपसे बात करूं, तो क्या था कि फॉर एग्जांपल हस्बैंड ने अपनी वाइफ को, जो वाइफ उसके अपने मायके गई हुई थी, उसने एक चिट्ठी लिखी अपनी वाइफ को। उस चिट्ठी के अंदर हस्बैंड ने अपने फादर इन लॉ के बारे में कुछ डेफामेटरी स्टेटमेंट लिखी हुई थी। उस चिट्ठी को वाइफ के फादर ने, जो हस्बैंड का फादर इन लॉ था, उन्होंने पढ़ ली। उन्होंने डेफामेशन का सूट फाइल कर दिया। हस्बैंड कहता है सर हमारे पास सेक्शन 128 ऑफ BSA हमारे पास है। वो क्या कहता है कि कोई भी कम्युनिकेशन कोई भी मियाँ बीवी के बीच में जो हुई है, दैट इज प्रोटेक्टेड, कि आप उसका एविडेंस नहीं दे सकते। तो कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि जहां पे कोई कम्युनिकेशन कोई थर्ड पार्टी के पास आ जाए, तो वहां पे आपकी जो कम्युनिकेशन है, वो जो आपका ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का जो एक बार है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई
फॉर एग्जाम्पल कोई हस्बैंड वाइफ कोई बात कर रहे हैं, थर्ड पार्टी ने छुपते हुए उसकी उनकी बातों को सुन लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ के सामने कोई कन्फेशन कर रहा है और किसी थर्ड पर्सन ने किसी दरवाजे से सुन लिया कि हस्बैंड क्या कह रहा है, तो कोर्ट उस तो 128 का बार नहीं लगेगा। बट अगर वाइफ ही जाके थर्ड पार्टी को बता रही है, देन दैट थर्ड पार्टी कैन नॉट से कि सर 128 नहीं लगेगा। जहां पे वाइफ ने ही बताया है थर्ड पार्टी को, वहां पे तो 128 डेफिनेटली लगेगा। और जहां पे थर्ड पार्टी ने कम्युनिकेशन को सुन लिया, ठीक है, अपने तरीके से सुन लिया, तो वहां पे 128 का बार नहीं लगेगा, राइट। सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन, ये ना जो अभी बात की मैंने एमसी वर्गीज वाली केस लो की, ये सिमिलर एक मतलब सिमिलर ऑब्जर्वेशन की गई थी रिसेंट केस लॉ में, विभोर गर्ग वर्सेस नेहा। इट इज अ केस लॉ ऑफ 2025 सुप्रीम कोर्ट, राइट। नेक्स्ट इज एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। Evidence as to affair of state, which means कि no one shall be permitted, कि कोई किसी को अलाउंस ही नहीं है कि आके कुछ वो बताए, to give any evidence derived from unpublished official records relating to the affairs of the state, relating to the affairs of the state. For example, कोई रो के कुछ रिकॉर्ड हैं, कोई रो के, या अभी 2 साल पहले राफेल के बारे में अपोजिशन में क्वेश्चन अपराइज किए थे। उन्होंने कहा था कि जो राफेल डील हुई है रशिया के साथ, आप उसको पब्लिक कीजिए। तो जो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, किसी भी पर्सन को जो जिसके पास वो है, दे आर नॉट परमिटेड टू गिव एविडेंस ऑन इट। बट आप दे सकते हो जहां पे आपके पास उस डिपार्टमेंट के हेड की परमिशन है, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर ऑफ द हेड एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न, हु शैल गिव और विदहोल्ड सच परमिशन एज ही थिंक्स इट, राइट। तो जब आपके हेड ने परमिट कर दिया, तो आप दे सकते हो, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। जो ये हमारा सेक्शन 129 है, इट इज बेस्ड अपॉन द लेटिन मैक्सिम विच इज salus populi suprema lex esta, which means public welfare is the highest law। कि अपने हमने पब्लिक लॉ को, हमने पब्लिक वेलफेयर को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, राइट। सेक्शन 130, सेक्शन 129 इज जीनस, सेक्शन 130 इज स्पीसीज। ऑफिशियल कम्युनिकेशन, कि किस कोई भी पब्लिक ऑफिसर के पास कोई ऐसी कम्युनिकेशन अराइज आई जो उसे ड्यूरिंग द ऑफिशियल फंक्शंस करते हुए, जो उसे उस पोजीशन को होल्ड करते हुए जो भी उसे इंफॉर्मेशन आई, फॉर एग्जांपल कि मुख्यमंत्री जी इस रास्ते से जाएंगे, जो इस पुलिस ऑफिसर को, जो इस डीएसपी को जो इंफॉर्मेशन मिली, तो इसको वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस when he considers that public interest would suffer by the disclosure। it means कि हमारे पास कोर्ट क्या टेस्ट अप्लाई करेगा, कि जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट सफर हो रहा है, वहां पे हम उसे कंपेल नहीं कर सकते कि आप कम्युनिकेशंस को बताओ, राइट। नेक्स्ट, सेक्शन 131, जो सेक्शन 129 एंड 130 सेक्शन है, इसके ऊपर एक लैंडमार्क केस लो था, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट इज द जजेस ट्रांसफर केस, इट इज द लैंडमार्क केस लो, जिसमें बताया गया था कि जो भी प्रेसिडेंट कोई एडवाइस दे रहा है अंडर आर्टिकल 74, राइट, जो प्रेसिडेंट को एडवाइस मिल रही है अंडर आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट
कैन नॉट बी परमिटेड और कंपेल्ड टू गिव इन द कोर्ट। बट जो उस एडवाइस के जो ग्राउंड्स हैं, उस ग्राउंड्स को आपको बताना पड़ होगा। मीन्स उस जो किस ग्राउंड्स को मद्देनजर रखते हुए प्रेसिडेंट को एडवाइस दी गई, उस ग्राउंड्स को आप उस ग्राउंड्स के ऊपर सेक्शन 129 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बताया गया था हमें एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ में। इट इज जजेस ट्रांसफर केस। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 131। सेक्शन 131 बात करता है इंफॉर्मेशन एज टू कम्युनिकेट एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। इसमें ये कहते हैं कि किसी की पुलिस ऑफिसर, मैजिस्ट्रेट या रेवेन्यू ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप बताओ कि आपको वो फलाना फलाना इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली थी। बिकॉज बिकॉज इनके पास क्या होते हैं, इंफॉर्मर्स होते हैं। हम इंफॉर्मर्स को हम इंफॉर्मर्स की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसे केसेस में ऐसी जगहों पे जहाँ से इन्हें पूछा जाए, फॉर एग्जांपल पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन से लिखा कि मुझे एक्सपर्ट मुझे मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पे कुछ ड्रग्स का काम किया जा रहा है। कोर्ट पूछेगा भी आपको इंफॉर्मेशन किसने दी, तो वो पुलिस क्या कहेंगे कि सर सेक्शन 131 हमें साफ साफ कहता है कि आप हमें कंपेल नहीं कर सकते। पर जहाँ वो खुद बताना चाहें वो बता सकते हैं, बट कोर्ट उसे कंपेल नहीं कर सकता। या ये क्या ये प्रोटेक्शन प्रेस वाले लोगों के पास भी है? यस, उनके पास भी है, बट नॉट अंडर सेक्शन 131। अंडर द प्रेस एक्ट उनके पास भी ये प्रोटेक्शन है कि उन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता कि आपके इन्फॉर्मर्स कौन है। सेक्शन रीड करें, नो मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेन ही गोट एनी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे when का मतलब है फ्रॉम वेयर ही गोट एनी इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। तो इसमें एक और कौन आ गया? एक तो मैजिस्ट्रेट आ गया, एक इसमें पुलिस ऑफिसर आ गया। एंड नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से when he got any information as to commission of any offense against the public revenue। भी उन्हें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली उन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता। एक्सप्लेनेशन क्या बात करती है? रेवेन्यू ऑफिसर मींस एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन और अबाउट द बिजनेस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू। कि जहाँ पे पब्लिक रेवेन्यू की बात हो रही है तो कोई भी ऑफिसर को हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू ऑफिसर कहेंगे। नेक्स्ट सेक्शन 132, 133, 134 डील्स विद द कम्युनिकेशन बिटवीन द एडवोकेट एंड क्लाइंट कि वो कहाँ तक प्रोटेक्टेड है। तो जो ये हमारे सेक्शन थे सेक्शन 128 से लेके 129, 130, 131, दीज आर द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस। ठीक है। सेक्शन 132, 133 एंड 134 बात करते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस के बारे में। सेक्शन 132 सेक्शन 132 बात करता है नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड। तो यहाँ पे वर्ड क्या है? परमिटेड यूज है, कंपेल्ड वर्ड यूज नहीं है। ठीक है। नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड। इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट साहब गए एडवोकेट साहब के पास। जब हम एडवोकेट साहब वर्ड यूज करते हैं इनके पीछे साहब, तो क्लाइंट साहब के पीछे भी साहब यूज कर सकते हैं, बिकॉज पैसे तो क्लाइंट दे रहा है, राइट। तो जब कोई इंफॉर्मेशन जो कोई कम्युनिकेशन वो ड्यूरिंग जब इन्होंने एडवोकेट को अपॉइंट करवाना था, इनकी सर्विसेज लेनी थी, जो भी ऐसे ही होता है ना कि पहले क्लाइंट सब कुछ बताता है कि सर ये कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कि मैंने क्या किया, मैंने ये ऑफेंस किया नहीं किया, कैसे किया। जो जो ये इंफॉर्मेशन एडवोकेट साहब को दे रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग जब इनकी सर्विसेज चल रही हैं, या केस खत्म होने के बाद भी, आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज भी, या क्लाइंट कोई और एडवोकेट
कर लेता है, फिर भी इस एडवोकेट को परमिटेड नहीं होगा कि आप कम्युनिकेशन बताओ कि आपको क्लाइंट ने क्या बताया था। अगर हम इसको अलाउ कर दे फिर तो कोई भी क्लाइंट अपने एडवोकेट को सच ही नहीं बताएगा, ठीक है, बिकॉज उसे डर होगा कि मैंने अगर एडवोकेट को बता दिया तो एडवोकेट का एविडेंस एडमिसिबल होगा कोर्ट में, राइट। So no advocate shall at any time be permitted unless with his client express consent. जहाँ पे क्लाइंट ही कह रहा है भी हाँ जी आप दे सकते हो, then only the advocate can give, otherwise advocate cannot give. To disclose any communication made to him in the course or for the purposes of his service as such advocate, कि जो एडवोकेट को अपॉइंट करवाना चाह रहा है बाय और ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, चाहे क्लाइंट खुद आया चाहे उसका एजेंट वगैरह आया, क्लाइंट जेल में था, इसके फादर या इसका कोई ब्रदर वगैरह आ गया एडवोकेट अपॉइंट करने के लिए, राइट। और द कोर्ट और फॉर द पर्पसेस और टू स्टेट द कंटेंट्स और कंडीशंस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, कि वो एडवोकेट उस डॉक्यूमेंट का कोई कंटेंट या कंडीशन भी नहीं बताएगा with which he has become acquainted in the course of the business, कि जब ड्यूरिंग जब उसे अपोइंट किया जा रहा था तो जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह दिए गए या दिखाए गए तो उसका कोई एविडेंस वो नहीं देगा। और टू डिस्क्लोज एनी एडवाइस गिवन बाय हिम टू हिज क्लाइंट, कि एडवोकेट ने क्लाइंट को क्या एडवाइस दी थी ये एडवाइस को भी आप कोर्ट में नहीं बताओगे कि मैंने उसको क्या एडवाइस दी थी। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस, एक्सेप्शंस आगे भी। तो पहली एक्सेप्शन क्या थी कि जहां पे क्लाइंट कंसेंट दे रहा है। सेकंड एक्सेप्शन हमारी है एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस। फॉर एग्जांपल मैं एडवोकेट सबको ये कह के जा रहा हूँ कि सर मैं उसका मर्डर करने लगा हूँ मुझे आप बचा लेना, तो ये इंफॉर्मेशन भी सेक्शन 132 से प्रोटेक्टेड नहीं है। थर्ड क्या है, any fact observed by any advocate in the course of his service as such showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his service, कि क्लाइंट ने एडवोकेट अपॉइंट कर लिया कि ठीक है जी, उसके बावजूद भी एडवोकेट को एक पता लगा कि उससे मतलब उससे मतलब क्या कहते हैं उससे उसकी उसकी सर्विसेज को कमेंस करने के बाद कि उसे एज एन अपना एडवोकेट मानने के बाद क्लाइंट उसके बाद भी कुछ क्राइम कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई फ्रॉड वगैरह कर रहा है या कोई टेम्परिंग ऑफ विटनेसेस वगैरह कर रहा है, जो कि ऐसी इंफॉर्मेशन कोई एडवोकेट को मिलती है तो वो कोर्ट में वो बता सकता है बिकॉज इट इज नॉट मेड ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन एंड ड्यूरिंग द कोर्स, राइट। तो ये तीन चीजें सेक्शन 132 के बारे में एप्लीकेबल नहीं होगी। इट इज इमटेरियल वेदर द intention of such advocate referred to in the supervisor was or was not directed to such fact. It means कि चाहे एडवोकेट ने केस एक्सेप्ट लिया या उसने क्राइम को भगा दिया, मतलब वो केस नहीं लिया, फिर भी एडवोकेट उस कम्युनिकेशन को बता नहीं सकता। अब एक्सप्लेनेशन, इसको एक्सप्लेनेशन को आपने एट एनी एनी टाइम के साथ रीड करना है। द ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन दिस सेक्शन कंटिन्यूज आफ्टर द प्रोफेशनल सर्विस हैज सीज, कि जब आपकी सर्विसेज सीज भी होगी फिर भी एडवोकेट को परमिटेड नहीं है कि वो कोर्ट में आके डिस्क्लोज करे, राइट। Subsection 3. The provisions of this section shall apply to interpreters and the clerks or the employees of the advocate. It means कि for example आप किसी एडवोकेट के चैम्बर में आप बैठे हो, वहां पे आप एडवोकेट के जूनियर हो, तो जो कम्युनिकेशन हो रही है वो आप भी सुन रहे हो। ये आपने देखा होगा भी कई ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप नए नए अभी जूनियरशिप आप कर रहे हो, तो आपके सीनियर एडवोकेट के पास कुछ ऐसा केस आ गया, कोई हाई प्रोफाइल केस आ गया और वो क्लाइंट अपनी स्टोरी बताना चाह रहा है, तो वो सीनियर एडवोकेट आपको कह देंगे भी जाओ आप कोर्ट आप घूम के आओ या आपको कुछ
बाहर ना मार देंगे, कि आप उस चैम्बर से आप जाइए कि आप उनकी इंफॉर्मेशन को आप ना सुन सकें, राइट। बट अगर वो आप सुन भी लेते हो, फिर भी आप कोर्ट में एविडेंस नहीं दे सकते। जो एडवोकेट्स आपका कोई क्लर्क वगैरह होते हैं, वो भी नॉट अलाउड कि वो इंफॉर्मेशन वगैरह कोर्ट में एविडेंस दे उस कम्युनिकेशन के बारे में, राइट। जो मुंशी वगैरह होते हैं। सेक्शन 133, सेक्शन 133 बात कर रहा है कि जहाँ पे पार्टी, जहाँ पे क्लाइंट खुद कोर्ट में आके कुछ एविडेंस दे रहा है, ठीक है, जब वो आके खुद ही दे रहा है, तो कोर्ट, तो एडवोकेट अलाउड है कि वो भी उस चीज के ऊपर एविडेंस दे सकता है। इट मीन्स, मैंने एक वर्ड यूज किया है, सिर्फ उस चीज के ऊपर। मीन्स कोई इतनी कोई इंफॉर्मेशन थी, क्लाइंट ने सिर्फ इसके ऊपर ही एविडेंस दिया, सो एडवोकेट इज allowed, is only allowed to give evidence only on this thing, not on rest of the part। हमने जो फर्स्ट पॉइंट किया था ना कि क्लाइंट की कंसेंट, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इम्प्लाइड कंसेंट सिर्फ इस पोर्शन के लिए उसकी हो चुकी है। सेक्शन रीड करते हैं। इफ एनी पार्टी टू द सूट गिव्स एविडेंस देयरिंग एट ओन इंस्टांस और अदरवाइज, he shall not be deemed to have consented thereby to such a disclosure। कि इसका मतलब ये नहीं है कि क्लाइंट ने सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर कंसेंट दे दी है। एंड इफ एनी पर्टिकुलर सूट प्रोसीडिंग कॉल्ड एनी सच एडवोकेट एज अ विटनेस, कि अगर कोई क्लाइंट कहता है कि सर, कि आप मेरे एडवोकेट से पूछ लो, मैंने एडवोकेट को अपना बताया था, ठीक है जी, on matters which, but for such question he would not be liberty to discuss। इनके ऊपर he is not permitted to give evidence on these things, right। Next is section 134। 134 बात करता है, no one shall be compelled to disclose to the court any confidential communication which has been taken place between him and legal advisor, unless he offers as a witness in which he was compelled to disclose any such communication as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given, हाँ जी, which he has given बट ऑफ नो अदर्स। इसका क्या मतलब है कि जहाँ पे एडवोकेट्स तो परमिटेड ही नहीं है कि वो एविडेंस दे सकते हैं, बट जहाँ पे क्लाइंट बता सकता है, कि जहाँ पे आपका क्लाइंट बता सकता है कि कम्युनिकेशन ऑन हिज विश विश, कि जहाँ पे क्लाइंट ही बता रहा है, तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लाइंट अप्रूवर बन गया, अप्रूवर बन गया, राइट, कि उसने कहा कि मतलब सरकारी गवाह बन गया। तो ये कह रहा है कि सर, जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, वो सेम मैंने इन्फॉर्मेशन अपने एडवोकेट साहब को भी बताई है। जब उसने ये चीज कह दी, वो उसने भी एविडेंस दे दिया। नाउ कोर्ट कैन कंपेल द एडवोकेट साहब कि सर आप आइए और बताइए कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन क्लाइंट ने बताई थी, इससे हम इससे कोरोबरेट कर लें कि ये कोर्ट में भी सच ही बोल रहा है, राइट। तो ये था हमारा सेक्शन 134 तक। हमने आज बात की प्रिविलेज, आज हमने बात की कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस के बारे में, कौन कौन से विटनेसेस कॉम्पिटेंट हैं। हमने बात की हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो कम्युनिकेशन वगैरह होते हैं, इट मीन्स प्रिविलेज कम्युनिकेशन। फिर हमने बात की थी कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, जो किसी पब्लिक ऑफिसर के पास ड्यूरिंग द एक्टिव कॉन्फिडेंस ऑफ ड्यूटी उसे प्राप्त हुई, दैट विल आल्सो बी प्रोटेक्टेड। देन वी मूव आफ्टर द टॉपिक ऑफ द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन व्हिच डील्स विद द सेक्शन 132, 133 एंड 134। कि एडवोकेट को कोई परमिटेड, एडवोकेट परमिटेड नहीं है कि वो आके बताए कि क्या क्या कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच में हुई है। तो लाइन तो परमिटेड है ही है, जो ये सेक्शन 132 का जो बार है वो सिर्फ एडवोकेट के ऊपर लग रहा है, ठीक है जी। इस चीज को आपको क्लियर होना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम 135 ऑनवर्ड्स मूव करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।